Hello students, welcome to online classes. Myself Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 3rd and Lecture 5. आज का टॉपिक क्या है? प्राइसिंग पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस बजटिंग. ठीक है, तो प्राइसिंग पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर्स में. तो आज की क्लास में बस थोड़ा बहुत प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? परफॉर्मेंस बजटिंग है. हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है परफॉर्मेंस बजटिंग. So, guidelines on pricing of public enterprises by the Bureau of Public Enterprises है. ठीक है, कि मतलब कि जो हमारे क्या था ब्यूरो है किसका? पब्लिक एंटरप्राइजेस का. वो कौन कौन सी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जो प्राइसिंग पॉलिसीज है किसकी? एंटरप्राइजेस की, उनके लिए. तो द ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज इंटीमेटली कंसर्न विद प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइसिंग बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो बेसिकली ये क्या है? ये किससे कंसर्न रखते हैं कि क्या है कि जो हमारी क्या है जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनकी प्राइसिंग पॉलिसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे ये उनके बारे में ये बात करते हैं, उनसे कंसर्न करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम्स एंड उसके डिस्कस करते हैं. तो द ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैज इश्यूड इन द कनेक्शन द फॉलोइंग गाइडलाइंस. तो उन्होंने इस कनेक्शन में क्या है कई सारी गाइडलाइंस है वो क्या की हैं? इशूड की हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट है in case public enterprises produces goods in competition with private enterprise, it is the normal market forces of demand that should govern prices of such products of public enterprises. तो उन्होंने बोला इन केस, मान लीजिए किसी केस क्या हो रहा है कि जो गुड्स हैं वो पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, किसके कंपटीशन में? प्राइवेट एंटरप्राइज के कंपटीशन में. मीन्स ऐसी गुड्स हैं उनके जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या है कि जो मार्केट फोर्सेज है, ठीक है, जो नॉर्मल मार्केट फोर्सेज हैं डिमांड की एंड सप्लाई की, वो क्या करती हैं? वो जो है वो प्राइसेस को गवर्न करती हैं. ठीक है, मतलब इस केस में क्या है जो प्राइसेस है वो किसके थ्रू गवर्न होंगे? जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड के, उसके थ्रू गवर्न होंगे. ठीक है, ये कह रही है इनकी. सेकेंड वन है तो गवर्नमेंट शुड इनवेरेबली परचेज गुड्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस इफ अवेलेबल टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स है. अब कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए? गुड्स जो है वो किससे परचेज करना चाहिए? पब्लिक एंटरप्राइजेस से, अगर वो अवेलेबल हो उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर क्या है कि गवर्नमेंट को नीड है किसी गुड्स को परचेज करने की, ठीक है, और पब्लिक एंटरप्राइजेस उस गुड्स को मैन्युफैक्चर भी कर रही हैं, तो ये है कि गवर्नमेंट क्या करे? हमेशा किससे जो है गुड्स को परचेज करे? फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस से ही करे, प्राइवेट से ना करे. Price preference not exceeding 10% will be admissible of to public enterprises है, but this cannot be permanent or taken for granted. Every effort should be made to reduce the cost of production and prices to a competitive level है. ठीक है, सारे हमें कह रहे हैं बहुत जितनी भी एफर्ट हो सके सारे एफर्ट करने चाहिए जिससे कि क्या कर सके जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और जो अपना प्रॉफिट उसमें वो 10% उसमें इंक्लूड कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट, वो उससे ज़्यादा भी मार्जिन ले सकती हैं. ठीक है, इन केस पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑपरेट्स अंडर मोनोपोलिस्टिक और सेमी मोनोपोलिस्टिक कंडीशन, the landed cost of comparable imported goods should be the ceiling limit है. अब कह रहे हैं कि अगर क्या है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो ऑपरेट कर रही होंगी इसमें मोनोपोलिस्टिक या फिर सेमी मोनोपोलिस्टिक में. मतलब उनकी क्या है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर वो काम कर रही हैं या फिर सेमी मोनोपोलिस्टिक में कर रही हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कॉस्ट होगी, ठीक है, द लैंडेड कॉस्ट ऑफ कंपेरेबल इम्पोर्टेड गुड्स, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी जो कॉस्ट है एंड उसके कंपैरिजन में जो हमारे इंडिया की जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स की कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. उसकी एक सेलिंग लिमिट होनी चाहिए. Within this limits, public enterprises should fix prices at a suitable level. अब इस लिमिट्स के साथ में जो पब्लिक एंटरप्राइज होंगी वो क्या होंगी? एक फिक्स प्राइस अपनी जो सुटेबल लेवल के अकॉर्डिंग अपनी प्राइसेस को फिक्स कर पाएंगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कंपेरेबल इंपोर्टेड गुड शुड बी द सेलिंग लिमिट, क्योंकि उस पर एक लिमिट लगी हुई है कि वो जो कंपेरेबल मतलब उसके कंपेयर में जो क्या होंगे इम्पोर्टेड गुड्स होंगे
वो एक लिमिट है कि वो एक लिमिट तक ही उन गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है गुड्स को इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उनके इम्पोर्ट पे क्या लगी है, एक लिमिट लगी हुई है। तो उस केस में क्या है, जो प्राइसेस होंगे वो उनको डिसाइड करना थोड़ा सा सुटेबल हो पाएगा। If the landed cost of similar goods that are imported is found to be artificially low, the matter of pricing under such circumstances should be referred to the administrative ministry, the public and the PBE and the Ministry of Finance। तो उन्होंने बोला कि जो है कि अगर क्या है कि जो इम्पोर्ट होकर के गुड्स आ रहा है, ठीक है, और उसी तरह का जो गुड्स है वो हमारी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में बन रहा है, तो अगर उसकी प्राइसेस की बात करें, वो क्या है, वो अगर जो है उसके कंपैरिजन में क्या है हमारी फाउंड टू बी आर्टिफिशियल लो, ठीक है, आर्टिफिशियल लो पाई जा रही, मतलब एक्चुअल में वो लो नहीं है बल्कि वो आर्टिफिशियली दिखाई जा रही है कि वो उनकी कॉस्ट जो है वो लो है। तो उस केस में जो प्राइसिंग होगी, सर्कमस्टांसेस में प्राइसिंग कौन करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री करेंगे वो करेंगे, और क्या होंगे, जो ब्यूरो होगी वो करेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ऑफ प्राइसिंग प्राइस पॉलिसी है। तो अगर हम बात करें तो द स्टडी टीम लेट डाउन द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर प्राइसिंग इन पब्लिक अंडरटेकिंग है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एट द वेरी मिनिमम, जो वेरी मिनिमम पब्लिक एंटरप्राइजेस शुड पे देयर वे एंड नॉट रन इन लॉसेस अनलेस देयर आर क्लियर एंड ओवरराइडिंग रीजंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट विच आर इंडिकेटेड इन एन ओपन डायरेक्टिव इशूड बाय द गवर्नमेंट। उन्हें कहा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं वो क्या है, उन्हें इस तरह का अपना प्राइसेस पा रखना चाहिए कि जिससे वो क्या है, इतना तो वो उनको पे ही किया जाए जिससे कि वो लॉस में ना अपने इंटरप्राइजेस को लॉस में ना रन करें, उन्हें किसी तरह का लॉस ना हो, वो लॉस ना इनकर करें, और अपना क्या है जितना भी उनका कॉस्ट है वो एटलीस्ट कम से कम वो कवर कर सके अपनी प्राइसिंग के थ्रू। अगर जब तक क्या है गवर्नमेंट के साइड से कुछ अलग से नोटिफिकेशन ना दी गई हो, कुछ प्राइसेस डिसाइड ना किए गए हो, तो फिर तो अगर अदरवाइज क्या है, उन्हें इस तरह की प्राइसिंग रखनी चाहिए जिससे उन्हें किसी तरह का लॉस ना हो और क्या कर सके, वो प्रॉपर प्रॉफिट को अर्न कर सके। In the case of public utilities and services, greater stress should be laid on the output than on return on investment है। तो कह रहे हैं अगर क्या है, जो ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो पब्लिक यूटिलिटीज और सर्विसेज के लिए काम कर रहा है, तो प्रॉपर कोशिश ये करनी चाहिए कि फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, आउटपुट के ऊपर होना चाहिए, ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। द फॉर्मर बीइंग एक्सटेंडेड अप टू लेवल एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस है। थर्ड वन देखें तो while determining the price structure commensurate with the surplus expected from them, public enterprises should keep the level of output as near the rated capacity as possible subject to the volume of demand for the product है। तो क्या जब आप क्या है प्राइस स्ट्रक्चर को जो है डिटरमाइन कर रहे हो, तो उस केस में ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सरप्लस वो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो, और जो उनकी कैपेसिटी लेवल, जो उनका आउटपुट लेवल है वो क्या हो, जितना उनसे हो सके, जितनी उनकी पॉसिबल कैपेसिटी है उसके आसपास ही रहे। फोर्थ देखें तो पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड शुड एम एट अर्निंग सफिशिएंट सरप्लसेस टू मेक सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कैपिटल डेवलपमेंट विद देयर ओन अर्निंग है। अब बोल रहे हैं ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि क्या है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, उनका जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि वो सफिशिएंट सरप्लस को अर्न करें जिससे कि वो सब्सटैंशियल क्या कर सके, सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके, किसमें, कैपिटल डेवलपमेंट में, ठीक है, कैपिटल को डेवलप करने में वो अपना सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन कर सके अपनी खुद की अर्निंग से। Public enterprises in India follow different policies as per their financial obligations under the respective acts, the directives of the government and trends of demand in the markets relative to the available supplies। जैसे आपके क्या है, मतलब वो ने बोला कि इंडिया में जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो क्या है, वो डिफरेंट तरह की पॉलिसीज को फॉलो करती हैं, उनके डिफरेंट तरह के एक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि उसके अकॉर्डिंग बेस्ड होता है, जिसमें कुछ की बताए गए हैं, जैसे हैवी इलेक्ट्रिकल्स था, है ना, और HMT है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा अडॉप्ट लैंडेड कॉस्ट ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स एज द बेसिस ऑफ फिक्सिंग फेयर प्राइसेस है,
and the cost plus formula has been adopted by most of the enterprises whose products are bought mainly by the government. ठीक है, जो कॉस्ट प्लस प्राइस है वो फॉर्मूला कौन अडॉप्ट करते हैं? ऐसे एंटरप्राइजेस जिनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली कौन खरीदता है? गवर्नमेंट खरीदती है. And no profit basis is chosen by concern like Hindustan Insecticides and Hindustan Antibiotics, while concessional rates for bulk contracts are quoted by Hindustan Locomotive and Hindustan Steel etc. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एंटरप्राइजेस जो अलग अलग तरह की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं. कंक्लूजन की बात करें तो फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डिस्कशन. प्राइसिंग पॉलिसी शुड एम एट रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है. तो प्राइसिंग पॉलिसी किस तरह से होनी चाहिए? उसका जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है उनका क्या हो? रेशनल एलोकेशन हो. ठीक है, जो रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन क्या हो? रेशनल हो. मतलब एक अच्छे वे में एक रेशनल वे में उनका जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन किया जाए. सेकेंड वन देखें तो इट शुड रिजल्ट इन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैं एंड कोशिश की जानी चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. ठीक है. थर्ड वन इट शुड टेंड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ऑन अर्न सरप्लस. Fourth one is it should cover recurring cost, non-recurring cost over a break-even period and provide a reasonable return on capital invested है. इस तरह की प्राइसिंग हो कि जो उनकी कॉस्ट है डिफरेंट टाइप की, जैसे कि रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कॉस्ट है ना, वो क्या है वो उसको वो कवर करे प्राइसिंग एंड उन्हें एक प्रॉपर रिटर्न जो है कैपिटल पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक उनके कैपिटल पे प्रॉपर रिटर्न मिल सके. नेक्स्ट है आपका इट शुड गारंटी फेयर वेजेस टू द पर्सनल एम्प्लॉयड एंड प्राइसिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो क्या है जो पर्सनल वहाँ पे काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉयड हैं उनकी एक फेयर वेजेस गारंटेड हो सके. It should enable the enterprise to finance its expansion and enable the government to undertake new venture है. एंड क्या होना चाहिए कि प्राइसिंग इस तरह से होनी चाहिए जिससे क्या हो कि जो एंटरप्राइज है उनको इतना तो बेनिफिट हो, इतना तो प्रॉफिट हो जिससे कि वो क्या कर सकें? फर्दर एक्सपेंशन कर सकें अपनी एंटरप्राइजेस का एंड गवर्नमेंट को हेल्प कर सकें न्यू वेंचर को एक्सपैंड करने में, न्यू वेंचर को लाने में. ठीक है, एस्टैब्लिश करने में उसमें हेल्प कर सकें. इट शुड प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर हायर एफिशिएंसी. ठीक है, जो हायर एफिशिएंसीज के जो पीपल हैं पर्सनल ऐसे पर्सनल हैं जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इस तरह का प्रॉफिट हो, इस तरह की प्राइसिंग हो जिससे कि ऐसे लोगों को हायर इंसेंटिव प्रोवाइड की जा सके. इट शुड बी इन द ट्यून विद द प्रिवेलिंग टोन ऑफ द मार्केट है एंड इस तरह से एंटरप्राइज की प्राइसिंग होनी चाहिए कि वो जो अभी मार्केट की कंडीशन है उसके साथ में वो प्रिवेल कर सके, उसके साथ में वो चल सके. अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूनिट थर्ड का, दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग. ठीक है, हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. कौन सा? परफॉर्मेंस बजटिंग. अब जिसमें आपके दो क्या कहते हैं वो हैं क्या कहते हैं दो टर्म है आपके परफॉर्मेंस बजटिंग में. फर्स्ट है आपका क्या? परफॉर्मेंस एंड सेकंड में है आपका क्या? बजटिंग. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है आपका परफॉर्मेंस बजटिंग. अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस क्या होता है? आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, आप अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कितना बेटर तरीके से कर रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? परफॉर्मेंस कहलाती है. ठीक है, बजटिंग होता है कि अपने परफॉर्मेंस को एक क्राइटेरिया सेट करना, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है. ठीक है, क्या होगा कि कब कितने टाइम पे क्या चीज़ें करनी है. ठीक है, और ये सब चीज़ें क्या है, कितना फाइनेंस की नीड होगी, ये सब चीज़ें क्या है आपकी बजटिंग कहलाती है. तो हम आज अभी देखते हैं कि परफॉर्मेंस बजटिंग की हिस्ट्री के बारे में कि क्या होता है. द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग जो है वो ओरिजिनेट हुई आपकी कहाँ से? यूएसए से. आपका जो कंसेप्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग का वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? यूएसए से. कब? सिंस 1950 द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्टेड परफॉर्मेंस बजट. मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया, ठीक है, जैसे अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ऑप्टेड फॉर इट एज वेल है. तो सबसे पहले इसको किसने अडॉप्ट किया था? यूएसए ने अडॉप्ट किया था. उसके बाद में क्या हुआ? बाद में बहुत सारी अदर कंट्रीज थी, जैसे कि आपके बहुत सारी कंट्रीज थी एशिया की और अफ्रीका की, जिन्होंने क्या किया? इसको अडॉप्ट किया. ठीक है, इस बजटिंग को परफॉर्मेंस बजटिंग को अडॉप्ट किया.
इन इंडिया द मूवमेंट फॉर परफॉर्मेंस बजटिंग गेन मोमेंटम इन द मिड 50s है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो परफॉर्मेंस बजटिंग थी उसने कब, उसका जो मोमेंटम कब स्टार्ट हुआ, मिड 50s में, ठीक है। 50s का जो टाइम चल रहा था उसके मिड टाइम में क्या हुआ, इसका इंडिया में इसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ। The Estimates Committee deliberated among budgetary reform in its 20th report and recommended, जो आपकी क्या थी, जो एस्टिमेट्स कमिटी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक बजटरी रिफॉर्म दिया, कब, अपने एक 20th रिपोर्ट में, और क्या किया, रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया, परफॉर्मेंस कम प्रोग्राम सिस्टम ऑफ बजटिंग वुड बी आइडियल फॉर अ प्रॉपर अप्रिसिएशन ऑफ द स्कीम्स एंड आउटलेज इंक्लूडेड इन द बजट है, ठीक है। इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने एक रिकमेंडेशन किया कि क्या हो, परफॉर्मेंस कम प्रोग्राम सिस्टम हो, ठीक है। इन्होंने एक जो है किया कि जो परफॉर्मेंस ना हो बल्कि वो क्या है, प्रोग्राम सिस्टम था, किसका, बजटिंग का, जो कि आइडियल हो एक प्रॉपर एप्रिसिएशन के लिए ऑफ द स्कीम, जितनी भी स्कीम है उनके लिए वो क्या हो, आइडियल हो, एंड एक आइडियल आउटलेज हो, जिसमें क्या है, जिसमें इंक्लूड होता है क्या, बजट भी, स्पेशली किस में, इन द केस ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, स्पेशली किसके केस में, जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही थी उस केस में। एंड द सेम रिकमेंडेशंस वर अगेन एम्फेसिस्ड बाय एस्टिमेट्स कमिटी इन 73rd रिपोर्ट इन 1960। तो जो रिकमेंडेशन 20th रिपोर्ट में की गई थी, सेम वही रिकमेंडेशन क्या है, जो 73rd रिपोर्ट थी उसमें भी की गई, कब, 1960 में, ठीक है। In 1964, an American expert, Frank W. Cross, also recommended the adoption of a comprehensive, though phased plan of action to introduce performance budgeting है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब क्या हुआ, 1964 में एक अमेरिकन एक्सपर्ट थे, कौन, फ्रैंक डब्ल्यू क्रॉस, उन्होंने भी रिकमेंड किया क्या, एक कॉम्प्रिहेंसिव बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग को अडॉप्ट करने की बात करी, उसको भी उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट सबमिटेड इन 1968 ऑल्सो रिकमेंडेड। तो क्या हुआ, एक हमारी कौन सी रिपोर्ट आई, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और इंडिया रिपोर्ट भी आई 1968 में, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि क्या है, एक परफॉर्मेंस बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो वो उन्होंने बोला, और इन्होंने बोला कि जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, कहाँ पे, सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल, दोनों लेवल पे क्या किया चाहिए, इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। It exhausted the Ministry of Finance to assume responsibility for introducing the system and give lead to the states in the matter है। इन्होंने बोला कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोला कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो बजटिंग सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करने का, एंड फिर क्या करना चाहिए, जो स्टेट्स हैं उनको लीड करना चाहिए किसमें, इस मैटर में, कि किस तरह से आप वो काम करें। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन इन 1968। बाद में क्या हुआ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 1960 में इस रिकमेंडेशन को क्या कर लिया, एग्रीड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इन 4 मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस बजट्स वर प्रिपेयर, 4 मिनिस्ट्री के लिए क्या हुआ, ये जो परफॉर्मेंस थे वो प्रिपेयर किए गए। इन 1977 एंड 78 अबाउट 38 डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अडॉप्टेड परफॉर्मेंस बजटिंग है। तो बाद में क्या हुआ, 1977 एंड 78 में अब बाकी के जो 38 डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने परफॉर्मेंस बजटिंग को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। तो सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस इट इन सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या हुआ, इसको एक्सेप्ट किया। अब ये होता क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अ परफॉर्मेंस बजट इज डिफाइंड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बोथ द इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड द आउटपुट ऑफ सर्विसेज फॉर ईच यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। तो परफॉर्मेंस बजट की अगर हम बात करें तो ये डिफाइन करते हैं कि रिफ्लेक्शन है किसका, आपका इनपुट का, आपने जो रिसोर्सेज है उन्हें आपने कितने बेटर वे में इनपुट किया है, एंड उसके बाद में आपने क्या सर्विसेज, जो आपके आउटपुट आया है सर्विसेज का और यूनिट का, वो क्या आया है ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस तरह से कितना आया है, इसका एक रिफ्लेक्शन होता है। तो द अल्टीमेट गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड स्कोर रिलेटिव परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ग्लोबल अटेनमेंट फॉर स्पेसिफाइड आउटकम्स। तो जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, स्कोर, ठीक है, कि आपका जो परफॉर्मेंस था, अल्टीमेटम आपका अटेनमेंट था स्पेसिफाइड आउटकम्स का, उस आपने कितना अटेन किया और कितना नहीं अटेन किया है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। The performance budget is mainly used by government bodies and government agencies to show the link between taxpayer funds and the outcome of service provided by federal, state और local governments है।
तो आपका जो परफॉर्मेंस बजट होता है वो मेनली किसके थ्रू यूज़ किया जाता है, जब गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके थ्रू यूज़ किया जाता है। किस लिए, और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एक लिंक जो टैक्स पेयर होते हैं ना, टैक्स पेयर का जो फंड्स होता है, मतलब जैसे हम और आप हैं जो टैक्स पे करते हैं, आपका जो फंड्स है उस फंड्स को मतलब वो गवर्नमेंट है वो शो करती है कि आपके जो फंड्स है, उस जो रेवेन्यू आप उस फंड्स उन टैक्स पेयर से जनरेट हुआ है उसे गवर्नमेंट किस तरह से यूज़ कर रही है, ठीक है, कितने प्रॉपर वे में यूज़ कर रही है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इसी को क्या बोलते हैं, आपका परफॉर्मेंस बजटिंग बोलते हैं। So performance budget, also referred to as performance based budgeting, is a practice of preparing the budget based on the evaluation of the productivity of the different operation in an organization है। तो परफॉर्मेंस बजट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका एक बजट होता है, ठीक है, एक बजट जो आप क्या है कि आपके यहाँ आपने देखा होगा हर आपकी कंट्री में कि फेब में आप बजट रिलीज होता है, ठीक है। तो जो बजट आपका रिलीज हो रहा होता है ये किसके बेस पे होता है, परफॉर्मेंस जो होता है उस परफॉर्मेंस के बेस पे वो बजट बनता है। और वो किसके भी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उसके बेस पे एक बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑपरेशंस एंड विच आर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द प्रॉफिटेबिलिटी द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द बजट इज एलोकेटेड टू दैट डिवीजन है। तो ऐसे ऑपरेशंस जो सबसे ज़्यादा क्या है प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो बजट का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में चला जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिवीजन में क्या कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। तो सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारी इतनी चीज़ें थी, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं जो हमारे परफॉर्मेंस बजटिंग की वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी एंड आप लोग अच्छे से अपना लॉकडाउन एंजॉय करते करते स्टडी भी एंजॉय कर रहे होंगे एंड बिल्कुल फोकस्ड होकर के आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो अपनी स्टडी को आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए एंड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वी आर हेयर